हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो बच्चों, आई होप दैट यू ऑल आर doing very well in your studies, and I hope that you are taking the full advantage of this lockdown 2020. So please take care of yourself and be safe. So today we are discussing about some of the small cell organelles that are present in the cell. तो उसी के रिगार्डिंग आज हम 3 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्फेरोसोम्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज़ के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं व्हाट आर स्फेरोसोम्स। और स्फेरोसोम्स का दूसरा नाम होता है ओलियोसोम्स। तो जिनका जो डिस्कवरी था सबसे पहली बार वो किया था वेरी फेमस साइंटिस्ट पर्नर इन 1953। ओके, तो जो यूजुअली ये स्फेरोसोम्स या ओलियोसोम्स होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। तो अगर आपको कोई इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोले तो आप सिंपली ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि जो ये स्फेरोसोम्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अराइज करते हैं। अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट कोई छूट जाए वहाँ से, तो छूटने के बाद ही स्फेरोसोम्स वहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, तो स्फेरोसोम्स को मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि द स्मॉल गोल्गी बॉडीज़ को भी कभी कभी स्फेरोसोम्स कंसिडर किया जाता है। सो इनका जो मेन काम रहता है दैट इज़ द स्टोरेज एंड द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यूजुअली यही काम रहता था, तो उसी से ही रिलेटेड इसका भी फंक्शंस रहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल होता है और छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं, इसीलिए इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट प्रोटीन्स आर नोन एज ओलियोजिन्स। सो ये बेसिकली जो प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं ये इसकी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं ताकि ये रप्चर ना हो जाए। और कभी कभी ये लाइजोसोम्स की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मॉल से स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते रहते हैं, फैट्स का इनमें सिंथेसिस होता है। सो कभी कभी ये अपने अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं जिस तरह से लाइसोसोम्स करते थे, और ये लाइसोसोमिक एक्टिविटी में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं। सो लाइसोसोमिक बेसिकली कहा जाता है कि अगर ये सेल के अंदर बस्ट हो जाए तो कभी कभी इनके अंदर कुछ पॉइजनस लिपिड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द माइक्रोबॉडीज़। सो माइक्रोबॉडीज़ जिस तरह से खुद ही कह रहा है कि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर ही। ये भी यूजुअली सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स ही होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं और ऑक्सीडेशन में ये टेक पार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। वन इज़ द पेरोक्सिसोम्स एंड अनदर इज़ द ग्लाइओक्सिसोम्स। तो डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इसका मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स इनका नहीं रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन देख लेते हैं कि जो दो तरह की माइक्रोबॉडीज़ है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे पास पेरोक्सिसोम्स। सो पेरोक्सिसोम्स यूजुअली इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं परऑक्सीडेज बायोसिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। और इनकी एक बड़ी ही खास बात होती है कि डीएनए के एब्सेंट होने के बावजूद, इनमें डीएनए नहीं होता है लेकिन ये फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की तरह रेप्लिकेट करने की काबिलियत रखते हैं। और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लिवर एंड द किडनी सेल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास माइक्रोबॉडीज़ की वो है ग्लाइओक्सिसोम्स। अब जो ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फैटी एसिड्स का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और ग्लाइऑक्जेलाइट पाथ, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बताया जाएगा, उसमें ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमें अगला ऑर्गेनली पढ़ना है वो है राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, क्योंकि राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो राइबोसोम का ही होता है। सो चलिए देखते हैं कि राइबोसोम्स एक्चुअली क्या होते हैं। सो द टर्म राइबोसोम वाज गिवन बाय पैलेडे,
और इसका जो डिस्कवरी किया था ये रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। सो अगर राइबोसोम्स की बात की जाए, सो दे आर बेसिकली द नेक्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्या कहा, नेक्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। तो इसमें बेसिकली प्रोटोप्लाज्म रहता है। सो इनका जो लेंथ रहता है ये 200 से 340 एंगस्ट्रॉम का रहता है, और जो ब्रेड्थ रहता है ये 170 से 240 एंगस्ट्रॉम का रहता है। यानी कि लेंथ वाइज ये ज़्यादा बड़े होते हैं और ब्रेड्थ वाइज ये कम रहता है, ब्रेड्थ इनका कम होता है। अभी आपको स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। सो आपको पता ही है कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही माने जाते हैं, जो इनका मेन फंक्शन माना गया है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। सो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं फ्रॉम आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए राइबोसोम के, सो राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर हम बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स। सो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम आ रही है आपके स्क्रीन के आगे। देखिए किस तरह से कि जो राइबोसोम है ये एक्चुअली 2 सब यूनिट का स्ट्रक्चर है। सो एक इसमें लार्जर सब यूनिट रहता है, एक स्मॉलर सब यूनिट रहता है। सो इसका जो लेंथ रहता है ये ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम रहता है। अब अगर टाइप्स की बात की जाए तो याद करिए शुरू में हमने जब आपको एनिमल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं। वन इज़ द 80s राइबोसोम एंड अनदर इज़ द 70s। सो बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट ये किसी को भी नहीं पता होता है जब 11th क्लास में बच्चा होता है कि 80s और 70s का क्या मतलब होता है। सो आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डोंट वरी, आपको पूरा एक्सप्लेन ये किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 80s राइबोसोम की, और उसके साथ में ही हम बात करेंगे 70s राइबोसोम की अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स। सो देखिए सबसे पहले अगर 80s राइबोसोम की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 2 सब यूनिट होते हैं इसमें, वन इज़ द लार्जर एंड अनदर इज़ द स्मॉलर। अब जो 80s राइबोसोम होता है इसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60s कहलाता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40s कहलाता है। अब जो ये लार्जर सब यूनिट होता है इसके भी फर्दर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सो अगर मैं 60s सब यूनिट की बात करूं तो ये एक्चुअली 45 प्रोटीन्स का ये बना होता है, यानी कि 45 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें 3 तरह के rRNA पाए जाते हैं। रिमेंबर द पॉइंट, ये देखिए जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है rRNA। सो rRNA का मतलब है राइबोसोमल RNA। सो वो 3 तरह के राइबोसोमल RNA यहाँ पे होते हैं। वन इज़ द 25S rRNA, उसके बाद 5.8S rRNA। R का मतलब है राइबोसोम, क्योंकि जो RNA होता है ये यूजुअली अलग अलग तरह के होता है। वन इज़ द tRNA, अनदर इज़ द rRNA एंड अनदर इज़ द mRNA। ठीक, इसमें से जो rRNA होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी जो RNA की टाइप्स हैं ये हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब अगर बात की जाए स्मॉलर सब यूनिट की, तो स्मॉलर सब यूनिट जो रहता है इसमें 33 प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें 18S RNA का एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 80s RNA। अब एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नीचे उन्होंने rRNA के यहाँ पे कंपोजिशन दिया होता है और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट बड़ा वाला बनाता है और कौन सा छोटा वाला बनाता है, कौन सा किस में प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द 70s RNA, तो इसमें भी 2 सब यूनिट होते हैं। वन इज़ द स्मॉलर एंड अनदर इज़ द लार्जेस्ट सब यूनिट। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है। सो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो इन दोनों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी आपको हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर के बाद ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसमें भी देखिए 2 सब यूनिट है। वन इज़ द लार्जेस्ट सब यूनिट एंड अनदर इज़ द स्मॉलर सब यूनिट। सो लार्जेस्ट सब यूनिट जो है वो 50S का रहता है, जिसमें 34 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और RNA की अगर बात की जाए, सो वन इज़ द 23S RNA और दूसरा है 5S rRNA, जो इसमें 2 rRNA पाए जाते हैं। ओके, अब अगर 30S की बात की जाए तो इसमें 21 प्रोटीनेशियस ये स्ट्रक्चर है, या 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और टाइप्स नहीं बेसिकली कह सकते हैं, 21 प्रोटीन्स का ये बना होता है, और 16S RNA इसका एक ही कंपोनेंट है। ओके, सो ये था राइबोसोम के बारे में।
अब आप सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे S का क्या मतलब है, 60 का क्या मतलब है, 80 का क्या मतलब है, तो उसी को अभी हम डिस्कस करते हैं। सो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अगर वो जो हमने लिखा था 70S RNA एक्चुअली, सो यहाँ पे जो S होता है, S का यहाँ पे मतलब है बेसिकली स्वेटबर्ग्स, इट स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग्स। सो स्वेटबर्ग एक साइंटिस्ट थे। सो बेसिकली स्वेटबर्ग क्या है, एक यूनिट है। इट इज़ ए यूनिट जो क्या कैलकुलेट करता है कि जब हम किसी RNA मॉलिक्यूल को क्या, या जब हम किसी RNA मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। अब आपके मन में ये सवाल होगा, व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो एक्चुअली क्या किया जाता है, लेट अस सपोज कि मेरे पास मान लीजिए ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। मेरे पास क्या है, एक ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है। ओके, ध्यान से समझिएगा। सो मैंने क्या किया, इस प्लांट एक्सट्रैक्ट को एक प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब में या वायल में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से RNA को सेपरेट करना है। क्या करना है, इसमें से RNA को सेपरेट करना है। ओके, सो इस RNA को सेपरेट करने के लिए इसके अंदर जो ये लिक्विड मटेरियल है, इसको एक हाई रोटेटिंग मशीन में क्या किया जाता है, और रोटेट किया जाता है, और उस रोटेटिंग मशीन को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, या सेंट्रीफ्यूजर भी उसे कहा जाता है। और वो जो जब उस मशीन के अंदर आके वो रोटेट करेगी, जब ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब या वायल जो प्लास्टिक की होती है, सो दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके तहत क्या होता है कि ये बहुत ही हाई स्पीड में क्या करता है, रोटेट करता है। सो वो जो हाई स्पीड होती है एक्चुअली उसको मेजर किया जाता है RPM में, दैट इज द रोटेशंस पर मिनट। सो RNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो रोटेशंस पर मिनट होती हैं वो तकरीबन 10,000 रोटेशंस पर मिनट होती हैं। उसके अंदर एक घूमने वाला रोटर लगा रहता है जो बहुत ही तेज़ी से मूव करता है। आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करिएगा सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है, सो ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर हमने केमिकल्स डाले होते हैं। जैसे RNA के लिए डाला होता है हमने RNase एंजाइम, तो वो क्या होता है, रोटेट होने के बाद हमें वहाँ से RNA मिल जाता है, और जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब बात ये आई कि जो यहाँ पे S था, सो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये यूनिट है जिसके द्वारा ये मेजर किया जाता है कि सेंट्रीफ्यूज में जो मॉलिक्यूल है वो कितनी तेज़ी से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे 70S का ये मतलब है कि जो RNA टाइप 70S का होगा वो 70 टाइम्स तेज़ी से मूव कर सकता है उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में। ये मतलब होता है इस S का। सो अब बात कर लेते हैं कि RNA के फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्राइम फंक्शन इज द टू मेक द प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स इसमें से बनते हैं बिकॉज प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। और उसके बाद ये हमारे सेल की प्रोटेक्शन भी करता है, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, और वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हमें हेल्प करते हैं। सो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक प्लीज़ करिएगा, लाइक बटन पे हिट करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, हमारा जीमेल भी दिया है। सो किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।